नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप आशा है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं डॉक्टर अपूर्व नागर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम जिला राजसमंद से आपको सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट में आज कार्यपालिका विषय पढ़ाऊंगा। पिछली बार हमने व्यवस्थापिका पढ़ी थी। कार्यपालिका यानी कि कार्यपालक शक्ति रखने वाले व्यक्तियों का समूह वो कार्यपालिका कहलाती है। और अब उसकी डेफिनेशन क्या है कि गिलक्रिस्ट के शब्दों में कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। प्रोफेसर गार्डनर का कथन है कि व्यापक और सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका विभाग के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी तथा एजेंसियां आती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा व्यवस्थापिका में निर्धारित कानूनों के रूप में व्यक्त किया गया है। तो कार्यपालिका शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ। व्यापक में कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक कर्मचारी आदि शामिल किए गए। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत सभी कार्य संस्थाएं, एजेंसियां आती हैं जिनका संबंध राज्य की इच्छा के क्रियान्वयन से है। और संकुचित अर्थ में कार्यपालिका में वही व्यक्ति आते हैं जो नीति निर्धारित करते हैं, योजना बनाते हैं, कानून का क्रियान्वयन करते हैं, और इसे राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। इंग्लैंड में सम्राट, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, अमेरिका में केवल राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल भी इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट होता है, वही मेन कार्यपालक कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कार्यपालिका के प्रकार क्या क्या होते हैं, जो कि काफ़ी विस्तृत है। कार्यपालिका के प्रकार में सबसे पहले हम ये मानते हैं कार्यपालिका कई प्रकार की होती है। पहली होती है राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालिका। और ये क्या है, राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालिका में भी फर्क है कि कार्यपालिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशिक्षित स्थायी प्रशासक मिलजुल कर काम करते हैं। इनमें से प्रथम को राजनीतिक कार्यकारी कहते हैं एवं दूसरे को स्थायी कार्यकारी। राजनीतिक कार्यकारी का कार्यकाल निर्वाचन पर निर्भर होता है, जबकि स्थायी कार्यकारी सरकारी सेवा में अवकाश ग्रहण करने की आयु तक रहते हैं। तो जैसे जो हमारे नेता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वो सारे के सारे पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका है। और स्थायी कार्यपालिका वो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनका जो अपने एग्ज़ाम देते हैं और पास होते हैं, उसके बाद में अधिकारी बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। वो भी वृहद रूप में देखा जाए तो कार्यपालिका का एक पार्ट है, पर वो स्थायी कार्यपालिका है। दूसरा हम देखते हैं नाम मात्र की और एक और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की, जैसे कि हमारे भारत का राष्ट्रपति, वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। उसके अंदर अधीन जो शक्तियाँ उसके जो वो सारे के सारे प्रदत्त है संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री में निहित हैं सारी शक्तियाँ। और जो प्रधानमंत्री परामर्श देता है उसके हिसाब से ही राष्ट्रपति आदेश देता है, और ये वो करीब बाध्यकारी सा है। और इसलिए रियल शक्ति जो है, रियल कार्यपालक जो हिंदुस्तान में, वो प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट एक्चुअल में मंत्रियों का जो समूह है, मंत्रिपरिषद, मंत्री कैबिनेट, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ये अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और वो ही उसको सलाह देते हैं। तो ये वास्तविक कार्यपालिका है। एकल एवं बहुल कार्यपालिका, ये भी एक प्रकार है कि एकल कार्यपालिका कि जब हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति इस में निहित है कार्यपालिका, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति में, और बहुल जैसे कि हम देखते हैं जर्मनी में चांसलर्स का एक समूह होता है, उनमें से एक चांसलर जो है हेड होता है, और वो हेड होने के कारण वो उसमें प्रधानमंत्री के रूप में बनता है। और उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में भी इसी प्रकार का नेतृत्व है। वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका, इंग्लैंड के अंदर महारानी वंशानुगत, प्रिंस चार्ल्स, महारानी एलिजाबेथ, अब उनका लड़का विलियम, सब क्राउन प्रिंस मतलब कि अब यही आगे जाकर हेड बनेंगे। भले वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, पर वो वंशानुगत कार्यपालिका है, नाम मात्र की है, लेकिन वो कार्यपालिका है, उनको माना जाता है, इस कारण वो कार्यपालिका में उनका स्थान है। और निर्वाचित कार्यपालिका जो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, जो संसद जो चुन के आता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, सारा के सारा ही उस प्रकार से चुन के आता है। तो ये भी हम देखते हैं
तो इस प्रकार से इसको देखने के बाद हमको ये अंदाज लग जाता है कि किस प्रकार से जो बहुल कार्यपालिका है वो निर्वाचित कार्यपालिका यानी कि जो चुनी हुई है, जैसे कि इंडिया में भी निर्वाचित कार्यपालिका है और ज़्यादातर देशों में निर्वाचित कार्यपालिका है। फिर है उत्तरदायी एवं अनुत्तरदायी। अनुत्तरदायी का मतलब तो डिक्टेटरशिप, तानाशाही हो गई। जैसे आपका ये किम जोंग उन आपके कोरिया में है, तानाशाह है। उस तानाशाह को किसकी ज़रूरत है? तो वो एक अनुत्तरदायी कार्यपालक है और भारत में उत्तरदायी है कि जब तक उसका बहुमत है तब तक सरकार है, बहुमत गिरा तो सरकार भी गिर गई है। इंग्लैंड में और कई जगह पर व्यवस्था है। संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था मानी गई है, तो ये व्यवस्था मानी गई है। अब कार्यपालिका का चयन, ये एक इम्पॉर्टेंट इसका पहलू है। कार्यपालिका का चयन कैसे किया जाता है? पहला तो पैतृक यानी कि हेरिडिटरी, वंशानुगत, ये चयन भी कार्यपालिका का एक तरीका है। जैसे इंग्लैंड की महारानी हो तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, जैसे इंडिया में, इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित है। परोक्ष निर्वाचन, जैसे कि परोक्ष निर्वाचन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का होता है, उस प्रकार से परोक्ष निर्वाचन किया जाता है कि जिसमें जो जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है, प्रतिनिधि उस तीसरे व्यक्ति को चुनते हैं। तो ये चीज़ जो है हम देखते हैं ये इस प्रकार से है। और व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, व्यवस्थापिका में जो निर्वाचन है, समितियां हैं, वो निर्वाचन करती है और उसी प्रकार से वो बनता है। मनोनयन यानी कि नॉमिनेशन भी एक तरीका है बनाने का कि भारत में जैसे राज्यपालों की नियुक्तियां राष्ट्रपति जी करते हैं, तो राष्ट्रपति जी ये जो नियुक्तियां हैं इसको मनोनयन, नॉमिनेशन कहते हैं। और नेक्स्ट फिर हम आते हैं कि कार्यपालिका के प्रतिमान क्या क्या हैं, मॉडल्स। प्रतिमान, ये मॉडल जाना जरूरी इसलिए क्योंकि हम कार्यपालिका समझ नहीं पाएंगे यदि हमने मॉडल नहीं समझा। तो पहला मॉडल है भारतीय और इंग्लैंड का मॉडल। ये इंग्लैंड का मॉडल जिसे हम संसदीय मॉडल कहते हैं, ये क्लासिक इंग्लिश प्रतिमान है। और जिस प्रतिमान के अंतर्गत एक तो पुराना था, एक नया है और एक बाद का है, जिसको हम कहते हैं क्लासिक प्रतिमान, कैबिनेट शासन का प्रतिमान और प्रधानमंत्री शासन का प्रतिमान। तो पहला है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता, जो कि इंग्लैंड में और इंडिया में है कि नाममात्र वास्तविक कार्यपालिका भेद है। इंग्लैंड में महारानी प्रधानमंत्री, इंडिया में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। सामूहिक उत्तरदायित्व है, यदि आपकी सरकार का कोई बिल पास नहीं होता तो आपको बहुमत खो दिया आपने ऐसा मान के सरकार गिर जाती है, नए इलेक्शन होते हैं। और राजनीतिक व्यवस्था में संसद ही सत्ता का केंद्र होती है। और दूसरा कैबिनेट शासन के अंतर्गत, कैबिनेट प्रतिमान जो उसका उप प्रतिमान है, उसके अंतर्गत पार्लियामेंट में हमारे जो कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल यानी कि मुख्य जो विभाग है, डिफेंस, फाइनेंस, होम, इनके जो मिनिस्टर हैं वही कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और वही डिसीजन लेते हैं। तो सारा डिसीजन प्रधानमंत्री इनके के अनुसार ही लेता है और वो इसलिए कैबिनेट शासन का उप प्रतिमान इसमें चला है। और दूसरा है प्रधानमंत्री शासन का प्रतिमान कि जब प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली होता है तो फिर वो कैबिनेट की भी अवहेलना एक बार तो कर सकता है और अपने हिसाब से वो शासन चलाता है। नेक्स्ट प्रतिमान है वो मुख्य प्रतिमान, वो है अध्यक्षीय शासन अमेरिकी प्रतिमान यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका में क्या है? क्या जब कार्यपालिक व्यवस्थापिका कार्यपालिका एक दूसरे के पृथक और फिजिकली डिफरेंट होते हैं, वो एक जगह नहीं बैठते भारत की संसद की तरह, जहाँ कार्यपालिका एटलीस्ट प्रधानमंत्री और विपक्ष के लोग और वो सब एक ही जगह बैठते हों। व्यवस्थापिका के सारे लोग जो निर्वाचित हैं, इलेक्टेड, वो सब एक जगह बैठते हैं संसद में, लेकिन अमेरिका में अलग बैठते हैं, राष्ट्रपति अलग बैठता है और वो अलग बैठता है। और फिर दूसरा है फ्रेंच प्रतिमान यानी कि फ्रांस में राष्ट्रपति और संसदीय शासन पद्धतियों का विचित्र मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें कि एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, जबकि जिसे वास्तविक अधिकार प्राप्त है, जिसे 7 वर्षों के लिए चुना जाता है और उसके बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा न होकर निर्णायक मंडल द्वारा होता है और उसको अनेक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार दिए जाते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और वो उसी प्रकार से कार्य करती है। फिर बहुल कार्यपालिका यानी कि स्विस प्रतिमान में प्लूरल एग्जीक्यूटिव, स्विट्जरलैंड में कि जहाँ कई मेन
कार्यकारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनमें से जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसका रोटेशन से नंबर आता है, तो और वो आदमी बना सकता है रोटेशन, और वो जो चाहे वो समिति अपने हिसाब से अपने आदमी को बनाती है। तो ये प्रतिमान भी हमने देखे, इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका सिस्टम एक प्रतिमानों के आधार पर, यदि आपको समझा होगा कि इंग्लैंड का सिस्टम जो कि संसदीय सिस्टम है, अमेरिका का सिस्टम जो कि राष्ट्रपति का सिस्टम अमेरिकी प्रतिमान है, और तीसरा स्विस प्रतिमान जिसमें कि प्लूरल यानी समूह जो है वो निर्णय लेता है, और समूह अध्यक्ष जो है वो एक सामूहिक प्रणाली, एक समूह का लेके प्रणाली है जो अपने में से ही फिर एक मुख्य व्यक्ति को भी चुनता है, और बहुमत से भी फैसला होता है उनमें आपस में कि ये बात सही है या बात गलत है, उसको इस हिसाब से हम देखते हैं। तो ये भी हमने पाया है कि जो ये स्विट्जरलैंड की प्रणाली है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी कार्य है वो तुरंत और इफेक्टिव रूप से होता है, उस कार्य में डिले नहीं होती, वो कार्य बेहतर रूप से होता है। हालांकि ब्रिटिश संसद में ऐसा कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो मर्जी है वो कानून पास कर सकता है, कि प्रधानमंत्री के हाथ में सत्ता होती है, सदन में बहुमत होता है, उसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी सदन में बहुमत होता है, लेकिन फिर भी वो अपने विवेक से अगला इलेक्शन जीतने के लिए वो अपने विवेक से ही काम करते हैं और जनता के हित में कानून बनाते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो आपके कार्यपालिका है उसकी कार्य और शक्तियों का विवेचन करेंगे हम।